हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक न्यू स्टोरी लेकर। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है यू आर बीस्ट। और ये एक वांगशांग स्टोरी है। इसमें टॉप वांग जी है जिसकी एज 26 ईयर्स ओल्ड है, और बॉटम विंग है जिसकी एज 18 ईयर्स ओल्ड है, और विंग एक कॉलेज स्टूडेंट है। वहीं वांग जी एक रूड हार्टलेस CEO है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है कॉलेज के एनुअल डे के दिन से, जहां सभी बच्चे हॉल में बैठे थे और प्रिंसिपल सभी बच्चों को स्पीच दे रहे थे, जो सुनकर ऑलमोस्ट सभी बच्चे बोर हो रहे थे। तभी हमारा विंग और उसके फ्रेंड न्यूसेन, श्याओ शिनचैन और वेनिंग, जिसमें वेनिंग कहता है, अरे यार, मैंने सुना है कि आज चाइना का सबसे रिच पर्सन लैन वांग जी हमारे कॉलेज में आकर स्पीच देने वाले हैं। तभी विंग कहता है, क्या लैन वांग जी, लैन ग्रुप का CEO लैन वांग जी हमारे कॉलेज में आ रहा है? वेनिंग कहता है, हाँ। तभी न्यूसेन कहता है, वैसे विंग तुम इतना शौक क्यों हुए? विंग कहता है, क्योंकि वो एक नंबर का खड़ूस और हार्टलेस पर्सन है। तभी श्याओ शिनचैन कहता है, क्या तुम मिले हो उससे? विंग कहता है, हाँ, एक बार मैं अपने डैड के साथ कंपनी गया था, तभी वो पर्सन डैड से मिलने आया। तुम्हें पता, डैड ने उसे चेयर पर बैठने का ऑफ़र किया, मगर पता उसने डैड को क्या जवाब दिया? तभी तीनों कहते हैं, हाँ बता, क्या जवाब दिया? विंग कहता है, उसने कहा, और फिर थोड़ा सा आवाज़ चेंज करते हुए कहता है, मिस्टर जियान फेमियान, मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं बल्कि आपसे पूछने आया हूँ कि अभी तक हमारा सामान डिलीवर क्यों नहीं हुआ। और फिर ये कहने लगा कि आज शाम तक मेरा सामान डिलीवर हो जाना चाहिए, समझे? और फिर चला गया। उस दिन मुझे लगा ये बहुत ही रूड पर्सन है। तब मैंने अपने डैड से पूछा, डैड ये कौन है? तब मेरे डैड ने बताया, वो बहुत ही रूड और हार्टलेस पर्सन है, मगर इस शहर का सबसे रिच पर्सन भी। न्यूसेन कहता है, हाँ, मैंने भी सुना है कि वो बहुत रिच है, मगर मैंने तो ये भी सुना है कि वो बहुत हैंडसम भी है। विंग कहता है, तो क्या हुआ, हैंडसम तो हम भी है ना। वैसे चलो यार, हम चुपके से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि मुझे ये बोरिंग सी स्पीच नहीं सुननी। विंग के सभी फ्रेंड कहता है, हाँ हमें भी। विंग कहता है, तो चलो, मगर बाहर जाकर करेंगे क्या? विंग कहता है, चलो बास्केटबॉल खेलते हैं। न्यूसेन कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। और वो लोग चुपके चुपके उस हॉल से निकल जाते हैं। उन्हें देखकर तो बाकी के बच्चे भी बाहर निकल जाते हैं, और अब धीरे धीरे आगे की 2 लाइन और चेयर के अलावा उस हॉल में कोई नहीं था। वैसे भी बच्चों ने हॉल में अंधेरे का फ़ायदा उठाया, और अब सभी बच्चे बाहर आकर सभी अपने मौज मस्ती में लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं 4-5 गाड़ियों का एक काफ़िला जो कॉलेज में पहुंचता है, और ये काफ़िला किसी और का नहीं बल्कि लैन वांग जी का है। जहां लैन वांग जी अंदर जाते हुए देख लेता है कि कॉलेज के सारे बच्चे तो ग्राउंड में खेल रहे हैं, फिर मुझे स्पीच देने क्यों बुलाया? अब वांग जी के बॉडीगार्ड वांग जी को अंदर लेके जाते हैं, जहां प्रिंसिपल वांग जी को ग्रीट करता है और वांग जी से कहता है, सर, हम सब आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। देखिए बच्चे कितने बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वांग जी बहुत ही रूड तरीके से कहता है, रियली सर, आपको पूरा यकीन है कि आपके कॉलेज के बच्चे यही हैं? प्रिंसिपल भी बड़े ताव में कहता है, हाँ हाँ सर, बच्चे सुबह से यही आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वांग जी कहता है, दिखाइए। और अब वांग जी के कहने पर उस कॉलेज का जो हॉल था वहाँ की लाइट ऑन होती है। तो देखते हैं प्रिंसिपल की हवा सेंट, क्योंकि वहाँ टीचर और कुछ स्टूडेंट के अलावा पूरा हॉल खाली था। जो देखते हुए अब प्रिंसिपल जोर से चिल्लाता है, विंग। और अब हम सीधा सीन शिफ्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफिस में, जहाँ प्रिंसिपल और वांग जी बैठे थे, और सामने विंग, न्यूसेन, श्याओ शिनचैन और वेनिंग चारों खड़े थे। तभी प्रिंसिपल कहता है, विंग, ये सब क्या हरकत है? तुम लोगों से एक दिन भी हॉल में बैठा नहीं गया। जिसे सुनकर विंग कहता है, नहीं सर, ऐसा नहीं है, हम सब बैठे ही थे, मगर तभी हमने देखा कुछ बच्चे चुपके बाहर जा रहे हैं, तो पीछे पीछे हम भी चले गए, मगर हमें नहीं पता था कि ऐसा करने से पूरा हॉल ही खाली हो जाएगा। प्रिंसिपल कहता है, बस करो विंग, अब झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है कि ये हरकत तुम्हारे अलावा कोई और नहीं कर सकता। जिसे सुनकर अब विंग सिर झुकाकर प्रिंसिपल को सॉरी कहता है। तभी प्रिंसिपल कहता है, सॉरी मुझे नहीं बल्कि मिस्टर लैन को कहो। अब विंग वांग जी को भी सॉरी कहता है, मगर पता नहीं क्यों पर वांग जी को पहली बार गुस्सा नहीं बल्कि हंसी आ रही थी, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि एक कॉलेज स्टूडेंट ऐसा मजाक भी कर सकता है। इसलिए वांग जी कहता है, इट्स ओके, जाओ तुम। अब हम विंग के उसके घर में देखते हैं, जहाँ वो ये सब अपने मॉम डैड को बता रहा था कि आज उसने कॉलेज में क्या किया, और फिर लैन वांग जी ने उसे माफ़ भी कर दिया। जो सुनते ही जियान फेमियान शॉक हो जाता है, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि लैन वांग जी कैसा पर्सन है।
वो एक ऐसा पर्सन है जो अपनी डिसरिस्पेक्ट कभी बर्दाश्त नहीं करता और विंग ने आज कॉलेज में इतनी बड़ी गलती कर दी और वांग जी ने इट्स ओके बोलकर छोड़ दिया। ये बात जियान फेमियान को हजम नहीं होती और वो विंग से कहता है, विंग बेटा जल्दी करो, अपना सामान पैक करो। जो सुनते ही विंग शॉक होकर पूछता है, डैड क्या हुआ? जियान फेमियान घबराते हुए कहता है, तुम अभी और इसी वक्त अपने गगा के पास जापान जाओगे। विंग कहता है, क्या जापान? जियान फेमियान कहता है, हाँ जापान, और अब आगे की पढ़ाई तुम वहीं करोगे। जो सुनते ही मैडम यू भी पूछती है, फेमियान क्या हुआ, तुम विंग को जापान क्यों भेज रहे हो? विंग भी कहता है, हाँ डैड, आप मुझे जापान क्यों भेज रहे हो, क्या हुआ? जियान फेमियान घबराते हुए कहता है, क्योंकि बेटा तुम्हें नहीं पता कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी। विंग कहता है, गलती? कैसी गलती डैड? जियान फेमियान कहता है, लैन वांग जी की डिसरिस्पेक्ट करके। विंग कहता है, डिसरिस्पेक्ट? डैड आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जियान फेमियान कहता है, समझाने का टाइम नहीं है विंग, जल्दी करो। और इतना कहते ही जियान फेमियान खुद ब खुद विंग का सामान पैक करने लगते हैं। मगर तभी हम देखते हैं जियान फेमियान के घर के बाहर 4-5 गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से हमारा वांग जी उतरता है और अंदर आते हुए मैडम यू को देखता है और पूछता है, हेलो मिसिस जियान, मेरा नाम लैन वांग जी है, क्या मैं आपके हस्बैंड से मिल सकता हूँ? मैडम यू कहती है, लैन वांग जी, मगर आपको मेरे हस्बैंड से क्या काम है? वांग जी कहता है, बेहतर होगा कि आप उन्हें ही बुला दीजिए। तभी हम देखते हैं जियान फेमियान विंग का हाथ पकड़े और उसका सामान लेकर जल्दी में सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। अचानक वांग जी को देखते ही जियान फेमियान शॉक और उसके हाथ से विंग का सामान नीचे गिर जाता है। तभी जियान फेमियान वांग जी के सामने हाथ जोड़कर कहता है, मिस्टर लैन, मैं जानता हूँ कि मेरे बेटे से गलती हो गई है, प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए, उसके बदले मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। वांग जी हंसते हुए कहता है, अरे अरे मिस्टर जियान, ये आप क्या कर रहे हैं, आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? जियान फेमियान शॉक होते हुए कहता है, तो आप यहाँ? वांग जी चेयर पर बैठते हुए कहता है, दरअसल मुझे आपके बेटे से मैरिज करनी है। ये सुनकर तो फेमियान, मैडम यू, यहाँ तक कि विंग भी शॉक होते हुए कहता है, क्या? तभी विंग आगे आकर कहता है, आपका दिमाग खराब है क्या? आपका दिमाग खराब है क्या? आप जानते भी हो कि आप क्या कह रहे हो? वांग जी कहता है, हाँ बिल्कुल मैं जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। विंग कहता है, अगर जानते हो तो फिर ये भी जानते होंगे कि मैं लड़की नहीं बल्कि लड़का हूँ और ना ही मैं गे हूँ। वांग जी कहता है, तो मैंने कब कहा कि तुम लड़का नहीं बल्कि लड़की हो, और ना ही मैंने ये कहा कि तुम गे हो। विंग कहता है, फिर आपका कहने का क्या मतलब था, और आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? वांग जी कहता है, क्योंकि मुझे तुम काफ़ी पसंद आए। विंग शौक होते हुए कहता है, क्या आपको मैं पसंद आया, मगर क्यों? वांग जी कहता है, पता नहीं, मगर मेरी एक खासियत है कि जो चीज़ मुझे पसंद आती है मैं उसे अपना बना लेता हूँ। विंग कहता है, मगर मैं कोई चीज़ नहीं हूँ। वांग जी कहता है, जानता हूँ, तभी तो मैं शादी का प्रस्ताव रखा हूँ, वरना तुम कोई चीज़ होते तो मैं तुम्हें कब का खरीद लेता। तो अब बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं? विंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी कहता है, ओके, मैंने तुम्हें एक ऑफ़र दिया था जिसे तुमने अपनी नासमझी से ठुकरा दिया है, मगर अब 2 दिन बाद तुम खुद ब खुद मेरे पास आओगे और मुझसे शादी करोगे, समझे? इतना कहकर वो जाने लगता है। तभी रुककर पलटता है और विंग को आवाज़ देते हुए कहता है, ओके बाय स्वीटहार्ट। ये सुनकर तो विंग अपना पैर पटकता है और कहता है, डैड ये क्या था, क्या ये इंसान पागल है? इतना कहकर विंग अपने कमरे में वापस आ जाता है। इधर मैडम यू फेमियान के पास जाकर कहती है, फेमियान ये सब क्या था? फेमियान कहता है, यू जाने अनजाने हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं। मैडम यू कहती है, क्या? तभी हम देखते हैं जियान फेमियान को उसकी कंपनी से कॉल आता है कि उसकी कंपनी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है। ये सुनते ही फेमियान कहता है, क्या? और वो जल्दी से घर के बाहर निकलता है और अपनी गाड़ी में बैठकर अपनी कंपनी निकल जाता है। तभी पीछे से हम देखते हैं जियान फेमियान के घर में कुछ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग पहुंच जाते हैं। जो देखते हुए मैडम यू उनसे पूछती है कि वो कौन है। वो लोग अपना कार्ड दिखाते हुए कहता है, मैम हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए हैं, हमें खबर मिली है कि आपके हस्बैंड ने कुछ गैरकानूनी ज़मीन के पेपर अपने पास रखे हैं जो कि इस शहर के सबसे रिच पर्सन लैन वांग जी के हैं। मैडम यू कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, मेरे हस्बैंड ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैडम यू उन्हें रोकने की कोशिश करती है, जियान फेमियान को कॉल करने की कोशिश करती है, मगर वो लोग मैडम यू को रोकते हुए कहते हैं, प्लीज़ मैम आप किसी को भी कॉल नहीं कर सकते। मैडम यू कहती है, मगर मुझे अपने हस्बैंड को इन्फॉर्म करना होगा। वो पर्सन कहता है, सॉरी मैम हमें अपना काम करने दीजिए। इधर वो लोग पहले नीचे के कमरों में तलाशी लेते हैं और फिर वो सभी लोग विंग के कमरे में घुसते हैं जहाँ विंग अपने कमरे में लेटा था
और वो वांग जी के बारे में ही सोच रहा था। विंग पूछता है, आप लोग कौन हैं? मगर वो विंग को कोई जवाब नहीं देते और विंग के कमरे की तलाशी लेने लगते हैं। तभी विंग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, मॉम मॉम। मैडम यू ऊपर आकर विंग के पास जाती है, जहाँ विंग पूछता है, मॉम ये सब क्या हो रहा है? ये लोग कौन हैं? मैडम यू रोते हुए कहती है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हैं और ये कह रहे हैं कि डैड ने कुछ गैर कानूनी ज़मीन के पेपर छिपाए हैं। विंग कहता है, क्या? मगर मॉम, डैड ऐसा क्यों करेंगे? और डैड वो कहाँ है? मैडम यू कहती है, पता नहीं, कुछ देर पहले डैड को कॉल आया था, डैड बाहर गए हैं। विंग कहता है, क्या? तो मॉम डैड को कॉल कीजिए ना, पूछे उनसे कि ये क्या हो रहा है। मैडम यू कहती है, बेटा हम डैड से बात नहीं कर सकते, इधर हम देखते हैं। छानबीन के दौरान उन लोगों को कुछ पेपर मिल जाते हैं और फिर वो पेपर लेकर वो ऑफिसर मैडम यू के पास आते हैं और पूछते हैं, मैम आपके हस्बैंड कहाँ हैं? हमें उन्हें गिरफ्तार करना होगा। मैडम यू कहती है, क्या गिरफ्तार? विंग कहता है, व्हाट नॉनसेंस ऑफिसर, आप क्या बकवास कर रहे हो? वो ऑफिसर कहते हैं, सर हम बकवास नहीं कर रहे हैं, ये देखिए आपके घर से हमें वो डॉक्यूमेंट मिल गए हैं और अब हमें जियान फेमियान को अरेस्ट करना होगा। तभी विंग कहता है, क्या मैं अपने डैड से बात कर सकता हूँ प्लीज़ सर? वो ऑफिसर कुछ सोचते हुए और फिर विंग को फ़ोन दे देते हैं, जहाँ विंग अपने डैड को कॉल करता है और पूछता है, डैड आप कहाँ हैं? यहाँ इनकम टैक्स ऑफिसर आए हैं। फेमियान कहता है, क्या? विंग बेटा, तभी वो ऑफिसर विंग के हाथ से फ़ोन छीनकर काट देते हैं। विंग कहता है, अरे ये, तभी वो ऑफिसर कहता है, सॉरी सर, 2 मिनट से ज़्यादा बात करना अलाउ नहीं है। इधर फेमियान इनकम टैक्स का नाम सुनकर अपने घर पहुंचते हैं, जहां उनकी हालत देख मैडम यू और विंग फेमियान से पूछते हैं कि क्या हुआ। फेमियान रोते हुए कहता है, यू हम बर्बाद हो गए, मेरी कंपनी जलकर राख हो गई, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। तभी ये सुनकर विंग और मैडम यू शौक हुए ही थे कि वो इनकम टैक्स ऑफिसर फेमियान के पास आते हैं और उन्हें हथकड़ी लगा देते हैं, जो देखकर फेमियान शौक होते हुए पूछता है, ऑफिसर ये सब क्या है? तभी मैडम यू कहती है, इन्हें हमारे घर में कुछ पेपर मिले हैं और इनका कहना है कि वो गैर कानूनी ज़मीन के पेपर है। फेमियान शौक होकर कहता है, क्या? फेमियान कुछ कहता उससे पहले ही वहाँ कुछ पुलिस वाले आते हैं और फेमियान को खींचकर पुलिस वैन में बिठा देते हैं, जो देखते हुए विंग कहता है, छोड़िए मेरे डैड को, मेरे डैड ने कुछ नहीं किया, छोड़िए। ये देखते हुए मैडम यू बेहोश हो जाती है। फेमियान वो सब देखते हुए विंग से कहता है, विंग अपनी मॉम को संभालो। अब विंग अपनी मॉम की तरफ देखता है, जहाँ फेमियान कहता है, विंग मैंने कुछ नहीं किया है, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगा, तब तक तुम अपनी मॉम को संभालो। न चाहते हुए भी विंग को पहले अपनी मॉम को संभालना पड़ा। वहीं मैडम यू अभी भी बेहोश थी। इधर विंग सोचता है कि वो सीजे को बताता है, मगर उन्हें आने में टाइम लगेगा और गगा को आने में भी। अब वो क्या करे? उसके बाद विंग अपने फ्रेंड न्यू हुसैन को कॉल करता है और बताता है कि वो प्रॉब्लम में है, प्लीज़ क्या तू आ सकता है? न्यू हुसैन कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं विंग, वैसे बता क्या हुआ? विंग कहता है, तू पहले आ, फिर सब बताता हूँ। उसके बाद करीब 1 घंटे बाद विंग के सभी फ्रेंड न्यू हुसैन, शाओ शिनचैन और वेनिंग वहाँ आते हैं और विंग से पूछते हैं कि क्या हुआ। विंग उन तीनों को सारी बात बताता है। उसके बाद विंग न्यू हुसैन, शाओ शिनचैन से उसके माँ के पास रुकने को कहता है और वेनिंग को लेकर पुलिस स्टेशन पहुँच जाता है। वहाँ आते ही विंग ऑफिसर से कहता है कि उसके डैड को छोड़ दीजिए, उन्होंने कुछ नहीं किया है, ये सब उन्हें फंसाने की चाल है और मैं ये जानता हूँ कि ये किसने किया, प्लीज़ मेरे डैड को छोड़ दीजिए। पुलिस वाला विंग से कहता है, देखो बच्चे, इसका फैसला अब अदालत ही करेगी और अदालत अब मंडे को ही खुलेगा, जब तक तुम्हारे डैड को यहीं रहना होगा। और हाँ, अपने डैड को छुड़वाना है तो 1 वकील और 1 करोड़ रुपए यहाँ जमा करवाना होगा। विंग कहता है, क्या 1 करोड़? वो इंस्पेक्टर कहता है, हाँ। विंग मन में सोचता है, वो 1 करोड़ कहाँ से लाएगा, क्योंकि विंग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और उसके डैड की एक छोटी सी कोरियर कंपनी थी जो अब जलकर राख हो गई थी। विंग कुछ देर तो वही पुलिस स्टेशन में बैठे बैठे सोचता है, वो क्या करे, कैसे करे, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इधर वेनिंग कहता है, अरे यार, हम लोग सब मिलकर भी कोशिश करें तो इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, अब क्या करें विंग, हम अंकल को बाहर कैसे निकालें? विंग कुछ भी नहीं कहता, उसके आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। तभी वो उठता है और कहता है डैड को तो मैं घर ले जाकर ही रहूँगा। ये कहकर वो वेनिंग से कहता है, वो यही मेरा इंतज़ार करे, मैं अभी आता हूँ। और अब विंग अपनी बाइक लेता है और सीधा लैंड मैंसन पहुँचता है, जहाँ वांग जी और उसके पेरेंट्स खा पी कर सो चुके थे। तभी लैंड मैंसन के गेट पर रिंग होता है
और वो रिंग ये नहीं थी कि विंग ने एक बार दबाया और छोड़ दिया। विंग उस बेल को बार बार बजाए जा रहा था, जो सुनकर सबकी नींद टूटती है और सब अपने अपने कमरे से बाहर निकल जाते हैं, यहाँ तक कि सर्वेंट भी। अब सर्वेंट गेट ओपन करती है तो देखती है गेट पर एक पर्सन पसीने से पूरी तरह भीगा हुआ था। तभी विंग कहता है, लैन वांग जी अंदर है? वो सर्वेंट कहता है, जी, मगर आपको इस वक्त क्या काम है? अब विंग सर्वेंट को बिना जवाब दिए अंदर आता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, लैन वांग जी कहाँ हो तुम? लैन वांग जी कहाँ हो तुम? बाहर आओ। वांग जी बाहर आकर कहता है, विंग तुम यहाँ, वो भी इतनी जल्दी? विंग कहता है, मुझे पता है ये सब जो भी मेरी फैमिली के साथ हो रहा है वो सब तुमने किया ना, इसलिए मैं हार मानता हूँ। प्लीज़ मेरे डैड को लॉकअप से बाहर निकालो। वांग जी कहता है, ठीक है, मगर अभी भी मेरी शर्त वही है। विंग कहता है, ठीक है। वांग जी कहता है, ओके। फिर वो विंग के सामने अपने कोट से एक पेपर निकालता है जो मैरिज एग्रीमेंट था। वांग जी कहता है, लो इस पर साइन करो। विंग कहता है, क्या ये? वांग जी कहता है, ये मैरिज एग्रीमेंट है। विंग कहता है, एग्रीमेंट? वांग जी कहता है, हाँ एग्रीमेंट। मैं चाहता हूँ तुम इस पर साइन कर दो ताकि मुझे विश्वास हो जाए कि तुम अपनी बात से मुकरोगे नहीं। विंग अभी भी समझने की हालत में नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। वो पेपर पर साइन करता है और कहता है, लो मैंने साइन कर दिया है, अब मेरे डैड को लॉकअप से बाहर निकालो। वांग जी कहता है, ओके। उसके बाद वांग जी अपने सेक्रेटरी हान को कॉल करता है और कहता है, जियान फेमियान की बेल करवाओ और हाँ शुयान को बोलना 1 घंटे में जियान फेमियान लॉकअप से बाहर होने चाहिए, समझे? इधर विंग वांग जी से कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से जाने लगता है। तभी वांग जी कहता है, रुको विंग। वांग जी की आवाज़ सुनकर विंग रुक जाता है और अब वांग जी विंग से कहता है, कल हमारी शादी है इसलिए अच्छे से रेडी रहना, ओके? वांग जी की बात सुनकर विंग चुपचाप बाहर निकल जाता है और अब विंग अपनी बाइक लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहीं इधर हम वांग जी को देखते हैं जो अभी भी काउच पर बैठकर उस पेपर को देख रहा था। तभी पीछे से वांग जी की मॉम डैड वांग जी से पूछते हैं कि वांग जी ये लड़का कौन था और वो इस वक्त यहाँ क्या कर रहा था? वांग जी कहता है, मॉम वो आपका सन इन लॉ था और मुझसे हेल्प लेने आया था। वांग जी की मॉम शॉक होते हुए कहती है, क्या सन इन लॉ? वांग जी कहता है, हाँ मॉम, और अब जाइए आराम से सो जाइए क्योंकि कल आपके बेटे की शादी है। मैडम लेंस वांग जी से कुछ पूछती उससे पहले ही वांग जी वहाँ से अपने कमरे में आ जाता है, मगर अब इधर मैडम लेन और मिस्टर लेन की नींद उड़ चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे को शॉकिंग नज़रों से देखते हैं। वहीं सिचेन भी आकर अपने मॉम डैड से पूछता है, मॉम डैड ये अभी वांग जी ने क्या कहा कि कल उसकी मैरिज है? मैडम लेन कहती है, हाँ सिचेन कहता हाँ सिचेन कहता है, मगर मॉम अचानक वांग जी ने ये फैसला क्यों लिया? मैडम लेन कहती है, पता नहीं, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। और अब हम विंग को देखते हैं जो जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंचता है उसके कुछ ही देर बाद शहर का बेस्ट लॉयर शुयान वहां पहुंचता है और वो पुलिस वालों को कुछ पेपर देते हैं, जिसे देखते ही पुलिस ऑफिसर तुरंत अपने कांस्टेबल से कहता है कि वो जियान फेमियान को लॉकअप से बाहर निकाले। विंग जैसे ही ये सुनता है उसके फेस पर एक सुकून वाली स्माइल आ जाती है। अब शुयान विंग के पास आता है और विंग से कहता है, जेंटलमैन तुम्हारे डैड आज़ाद है, अब तुम उन्हें घर ले जा सकते हो। विंग ये सुनते ही शुयान को थैंक यू कहता है और अब कुछ देर बाद विंग अपने डैड को घर लेकर आता है, जहाँ पहले तो जियान फेमियान मैडम यू से मिलता है, उन्हें हक करता है। उसके बाद दोनों विंग से पूछते हैं कि उसने ये सब कैसे किया, जिसे सुनकर विंग केवल इतना कहता है, मॉम डैड कल मेरी शादी है, और वो अपने कमरे में चला जाता है। इधर ये सुनकर विंग के फ्रेंड भी शौक थे और अब वो भी विंग से पूछने के लिए उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। इधर जियान फेमियान मैडम यू ये सुनते ही दोनों एक दूसरे को हक करके रोने लगते हैं, क्योंकि उन्हें साफ साफ समझ आ गया था कि विंग क्या कह के गया। तभी मैडम यू कहती है, फेमियान अब बताओ ये सब क्या है? फेमियान कहता है, यू अब सब खत्म हो गया है, ना ही मैं अपनी कंपनी बचा पाया, ना ही घर और ना ही अपने बेटे की लाइफ। मुझे पता था विंग ने जाने अनजाने वांग जी की डिसरिस्पेक्ट करके अच्छा नहीं किया, और फिर जैसे विंग ने बताया था कि वांग जी ने इट्स ओके कहकर विंग को जाने दिया, मैं उसी समय समझ गया था कि इसके पीछे कोई बात है, मगर ये बात होगी मुझे नहीं पता था कि वो मेरे बेटे से मैरिज करेगा। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। अब पता नहीं मेरे विंग का क्या होगा। मैडम यू कहती है, चिंता मत करो फेमियान, शायद यही विंग का नसीब था और अब सब ऊपर वाले पर छोड़ देते हैं।
फेबियन कहता है हाँ यू, क्योंकि अब मेरी ऐसी हालत है ही नहीं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। वो दोनों यही बातें करते हैं और अब नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही विंग के घर के बाहर 2-3 गाड़ियाँ आकर रुकती हैं और उसमें से कुछ बॉडीगार्ड उतरते हैं जिनके हाथ में कुछ गिफ्ट थे और वो लोग सीधे जियान मैंसन में आते हैं, जो देखते हुए मैडम यू और जियान फेबियन शॉक होते हुए पूछते हैं ये सब क्या है। वो गार्ड वो सारा सामान रखते हुए जियान फेबियन से कहते हैं ये सब गिफ्ट हमारे बॉस ने भिजवाए हैं और ये सब लिटिल मास्टर के लिए है, और हाँ ये मेकअप आर्टिस्ट है, बॉस ने इन्हें यहाँ मास्टर को रेडी करने के लिए भेजा है, और हाँ बॉस ने आपके लिए भी कपड़े और ये गाड़ी भेजी है। वो चाहते हैं कि आप लोग मास्टर को लेकर इस गाड़ी में चर्च आ जाइए। फेबियन कहता है हमें इन सब की ज़रूरत नहीं है, आप इन्हें वापस ले जाइए। वो बॉडीगार्ड कहते हैं सॉरी सर, मगर हम इन्हें वापस नहीं ले जा सकते, और वो उस मेकअप आर्टिस्ट को इशारा करते हैं कि जाओ मास्टर को तैयार करो। अब वो मेकअप आर्टिस्ट आगे आकर कहता है सर क्या मैं लिटिल मास्टर से मिल सकता हूँ। इस पर पहले तो वो चुप थे, मगर फिर मैडम यू कहती है रुको मैं बुलाती है, और अब विंग को बुलाया जाता है, जहाँ सुबह सुबह विंग अपने घर में इतना सामान और बॉडीगार्ड देखकर शौक होते हुए कहता है मॉम डैड ये सब क्या है। तभी जियान फेबियन कहता है विंग ये सब लैन वांग जी ने भेजा है क्योंकि आज। तभी विंग कहता है डैड मुझे पता है। तभी एक बॉडीगार्ड विंग से कहता है मास्टर ये मेकअप आर्टिस्ट है, ये आपको रेडी करने आए हैं। विंग कहता है उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं रेडी हो जाऊंगा। और अब विंग वापस अपने कमरे में आता है, अपने डेली रूटीन पूरा करता है, बात वगैरह लेता है। उसके बाद वो वांग जी के दिए हुए कपड़े देखता है जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। विंग उन्हें न पहनकर जैसे रोज़ाना रेडी होता है वैसा ही रेडी होकर नीचे हॉल में आता है, जहाँ विंग के मॉम डैड अभी भी खड़े थे। अब विंग अपने मॉम डैड से कहता है मॉम डैड चलिए मैं तैयार हूँ। मैडम यू कहती है विंग तुम शादी करने के लिए ऐसे जाओगे। विंग कहता है क्यों मॉम क्या खराबी है इनमें, और वैसे भी ये शादी केवल एक समझौता है। और फिर विंग आगे चलते हुए बाहर आता है, वही जियान फेबियन और मैडम यू भी बाहर आते हैं। अब वांग जी के बॉडीगार्ड विंग से कहते हैं मास्टर इस गाड़ी में। विंग कहता है नहीं हम लोग अपनी ही गाड़ी में जाएंगे। इतना कहकर विंग अंदर बैठ जाता है, और अब जियान फेबियन मैडम यू भी बैठते हैं, और फिर आगे पीछे वांग जी के बॉडीगार्ड और बीच में विंग की गाड़ी चलना स्टार्ट हो जाती है। अब कुछ देर बाद वो लोग चर्च पहुंचते हैं, जहां वांग जी पहले ही सूट बूट पहनकर अपने फैमिली के साथ था। वहीं जब वांग जी विंग को साधारण कपड़ों में देखता है वो शॉक हो जाता है और गुस्से में भी, मगर वो विंग से कुछ नहीं कहता और बॉडीगार्ड से पूछता है ये सब क्या है। ये सुनकर वो बॉडीगार्ड अपना सिर झुकाते हुए कहते हैं सॉरी सर, मगर मास्टर ने वो कपड़े नहीं पहनने से मना कर दिए, और फिर हम मास्टर के साथ जोर ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते थे। ये सुनकर वांग जी कहता है इट्स ओके, और फिर विंग के पास आकर भी वही कहता है इट्स ओके विंग, अगर तुम्हें यही कपड़े पहनकर मैरिज करनी है तो यही सही। और फिर विंग का हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर ले जाता है, और फिर पहले तो रिंग एक्सचेंज की जाती है, जहाँ वांग जी हान से कहता है रिंग कहाँ है। हान जल्दी से रिंग वांग जी को देता है। वांग जी भी जल्दी से रिंग लेता है और विंग के फिंगर में पहना देता है। वहीं अब वांग जी अपना हाथ आगे करता है और विंग से रिंग पहनाने को कहता है, मगर विंग वांग जी की बात ही नहीं सुन रहा था, जो देखते हुए वांग जी अब अंदर से और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और विंग के कान के पास आकर अपने डार्क वॉइस में कहता है विंग, लगता है कि तुम्हें अपनी फैमिली से प्यार नहीं है। वैसे सुना है तुम्हारा भाई वो जापान में है और यहाँ आने के लिए निकल रहा है, सोचो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाए तो। जो सुनकर विंग शॉकिंग नज़रों से वांग जी को देखता है, जो देखते हुए वांग जी कहता है अब रिंग पहनाओ और हाँ सारे रिचुअल अच्छे से कंप्लीट करो, वरना जैसे मैं तुम्हारे डैड को बाहर लाया हूँ वैसे ही वापस अंदर भेज सकता हूँ, इसलिए एक अच्छे पार्टनर की तरह चुपचाप मेरा कहना मानो। ये सुनते ही विंग की आंखें नम हो गई और फिर वो जल्दी से वांग जी को रिंग पहनाता है। उसके बाद प्रीस्ट बाउल्स लेता है और विंग से पूछता है कि क्या वो लैन वांग जी को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हैं। विंग पहले तो कुछ नहीं कहता, तभी वांग जी विंग के हाथ पर हाथ रखता है और कहता है बोलो विंग, प्रीस्ट तुमसे कुछ पूछ रहा है। विंग बिना सोचे समझे हाँ कह देता है। अब वांग जी से भी पूछा जाता है कि वो जियान विंग को अपने हस्बैंड के रूम में स्वीकार करते हैं। वांग जी तो एकदम से आई डू कह देता है। इसके बाद प्रीस्ट
दोनों को किस करके शादी को लॉक करने को कहता है। उसके बाद वांग जी आगे बढ़ता है और विंग के लिप्स पर उसे किस कर देता है और अब वो सभी लोग विंग और वांग जी को ब्लेसिंग देते हैं। वही दोनों फैमिली समझ रहे थे कि ये शादी ज़बरदस्ती हो रही है, मगर वांग जी के साथ उसके पेरेंट्स भी कुछ नहीं कहते, क्योंकि वांग जी अपने फैमिली में भी केवल ऑर्डर देता है, ना ही लेता है। वहीं वांग जी अपने मॉम डैड से कहता है, मॉम डैड आज मैं और विंग जिंगसी में रहेंगे। मैडम यूँ कहती है, मगर वांग जी तभी वांग जी कहता है, मॉम मैंने कहा ना मुझे और विंग को जिंगसी में रहना है। उसकी मॉम बिना कुछ आगे बोले हाँ में सिर हिला देती है। अब वांग जी जियान फेमियान के पास आता है और जियान फेमियान से कहता है, मिस्टर जियान आप विंग की चिंता मत करना, मैं अपनी जान से ज़्यादा विंग का ध्यान रखूँगा। इतना कहकर वो विंग का हाथ पकड़ता है और अब उस चर्च से बाहर आ जाता है। वही अब विंग और वांग जी गाड़ी में बैठते हैं और सीधा वांग जी के मेंशन जिनसी में पहुंचते हैं, जो बहुत ही ब्यूटीफुल था और डेकोरेशन होने के कारण वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। अब विंग और वांग जी को घर आते आते लेट हो गया था, इसलिए वांग जी बात लेकर सीधा बेडरूम में आता है, जहाँ राउंड शेप का बेड लगा था। उसके पास ही साइड में काउच था। साथ वहाँ रूम में 4 बड़ी अलमारी थी, जिसमें से एक कबर्ड में विंग के लिए एक्सपेंसिव कपड़े रखे गए थे। वहीं दूसरे कबर्ड में विंग के लिए शूज़, परफ्यूम और अन्य एक्सेसरीज रखी हुई थी। वांग जी विंग को वो सब दिखाते हुए कहता है, ये सब तुम्हारे लिए है विंग, मैं तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा, बदले में मुझे केवल तुम्हारा प्यार चाहिए। मगर विंग को ना ही वांग जी के बातों का असर हो रहा था और ना ही किसी और चीज़ का। विंग बस चुपचाप खड़ा था। तभी वांग जी विंग से कहता है, अरे तुम खड़े क्यों हो, आओ बैठो। और वो विंग को बेड पर बिठाता है। उसके बाद वांग जी विंग से कहता है, तुम बैठो, मैं फ्रेश होकर आया और हाँ, उसके बाद हम दोनों अपनी वेडिंग नाइट एंजॉय करेंगे, ओके। इतना कहकर वांग जी वॉशरूम में चला जाता है। वहीं विंग जो सुबह से ही अपने आंसुओं को रोक कर बैठा था, अब उसके आंसू छलक जाते हैं। उसे वांग जी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो वांग जी का सर ही फोड़ दे, मगर फिर वो अपनी भावनाओं को शांत करता है। और तभी वांग जी की बात याद आती है कि हम दोनों अपनी वेडिंग नाइट को एंजॉय करेंगे। ये सुनते ही विंग घबरा जाता है और वो जल्दी से बेड पर एक साइड सोने का नाटक करता है। तभी हम वांग जी को देखते हैं, जो वॉशरूम से बाहर आता है, वो भी अपने ब्रेस्ट पर टॉवल लपेटकर, और वो बाहर आकर विंग को बेड पर लेटे देखता है और विंग को आवाज़ देते हुए कहता है, विंग विंग, मगर विंग कुछ भी नहीं कहता। अब वांग जी विंग की तरफ आता है और उसे सोते देख विंग को देखते हुए कहता है, सो गया लगता है, काफ़ी थका हुआ था। तभी वांग जी विंग के गाल पर सूखे हुए आंसू देखता है और मन में सोचता है, विंग मैं जानता हूँ ये आंसू मेरी वजह से है, मगर मैं भी क्या करूँ, मुझे पहली बार तुम में इंटरेस्ट आया है और वैसे भी मैं तो समझता था कि मैं स्ट्रेट हूँ, मगर आज तक मुझे ना ही किसी गर्ल में और ना ही किसी बॉय में इंटरेस्ट आया था। मगर जब मैंने तुम्हें उस बास्केटबॉल ग्राउंड में अपने दोस्तों के साथ हंसते खेलते देखा, तो पता नहीं क्यों पर पहली बार मेरे दिल की घंटी बजी और मेरे अंदर तुम्हें पाने का एक जुनून सवार हो गया। मैं जानता हूँ ये एक फोर्स मैरिज है, मगर एक दिन मैं अपने प्यार से इसे लव मैरिज बना दूंगा। इतना सोचने के बाद अब वांग जी अपने सेंस में वापस आता है और अब वो विंग के फेस पर, उसके फोरहेड पर किस करता है और उसके बगल में आके लेट जाता है। इधर वांग जी के सोते ही विंग अपनी आंखें खोलता है और फिर चुपके से उठते हुए वो वांग जी को देखता है और मन में सोचता है, तुमने ये अच्छा नहीं किया वांग जी, और अब मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ देखना। इतना सोचने के बाद विंग उठकर काउच पर सो जाता है और अब अगली मॉर्निंग विंग उठता है, अपना फ्रेश वगैरह होता है। उसके बाद वो नीचे किचन में आता है, क्योंकि उसे भूख लगी थी, इसलिए वो अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और वो भी स्पाइसी फूड। अब जैसे ही विंग ब्रेकफास्ट करने के लिए टेबल पर अपना फूड रखता है, तभी ऊपर से वांग जी आता है और वो ब्रेकफास्ट देकर कहता है, वाह विंग ये तुमने बनाया है, और फिर विंग को गुड मॉर्निंग कहता है, मगर विंग उसे कोई जवाब नहीं देता। इधर वांग जी वो ब्रेकफास्ट अपने मुंह में डाल देता है और अचानक वांग जी को खांसी होने लगती है। उसके आंखें रेड हो जाती है, उसके आंखों से पानी गिरने लगता है, उसके लिप्स भी रेड हो गए थे। ये देखकर पता नहीं क्यों पर विंग को एक सुकून मिलता है। इधर वांग जी पानी पानी चिल्लाता है, मगर विंग उसे पानी भी नहीं देता और अब वो खुद टेबल पर बैठकर वो फूड खाने लगता है, जिसे विंग बड़े आराम से खा रहा था।
इधर वांग जी विंग से कहता है, विंग इसे मत खाओ, ये बहुत स्पाइसी है। मगर विंग उसे कुछ भी जवाब नहीं देता और चुपके से अपना फूड खाता है और अपने कमरे में आ जाता है, जहाँ अब विंग देखता है कि यहाँ उसके कपड़े तो है ही नहीं। इसलिए वो अपने फ्रेंड न्यू हुसैन को कॉल करता है और उससे कहता है कि क्या वो मेरे घर से मेरे कपड़े यहाँ लेकर आ सकता है। न्यू हुसैन जो विंग से थोड़ी दूर ही रहता था, वो कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। और अब न्यू हुसैन अपनी बाइक उठाता है और जियान फेमियान के घर आता है, जिसे देखकर जियान फेमियान और मैडम यू न्यू हुसैन से पूछते हैं कि वो सुबह सुबह यहाँ, जो सुनकर न्यू हुसैन कहता है, आंटी वो विंग का कॉल आया था, उसने मुझे उसके कपड़े लाने को कहा है, तो क्या आप मुझे विंग के कुछ कपड़े पैक करके दे सकते हैं। मैडम यू कहती है हाँ क्यों नहीं। और कुछ देर बाद विंग के कपड़ों का बैग न्यू हुसैन को देने के बाद मैडम यू कहती है, फेमियान क्या वांग जी ने मेरे विंग को कपड़े नहीं दिलाए। फेमियान कहता है पता नहीं यू, वैसे भी क्या पता वो विंग के साथ कैसा बिहेव कर रहा होगा। मैडम यू कहती है तो क्या मैं एक बार विंग को कॉल करके पूछूं कि वो वहाँ क्या चल रहा है। जिसे सुनते ही जियान फेमियान कहता है नहीं यू, अभी हमारे हालात ऐसे नहीं है कि हम विंग को किसी भी प्रकार की भी उम्मीद दे सके। वैसे भी हमारा सब कुछ ख़त्म हो चुका है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अब आगे क्या होगा। मैडम यू कहती है आप फिक्र मत कीजिए, चैन आ रहा है ना, हम कुछ दिन उसके पास ही चलते हैं। जियान फेमियान कहता है हाँ वैसे भी इस शहर में मेरी काफ़ी बदनामी हो गई है, अब इस शहर में दोबारा बिजनेस स्टेबल करना नामुमकिन है। अब हम इधर देखते हैं, जहां न्यू हुसैन जैसे ही जिंसी में पहुंचता है, अचानक वो वांग जी को देखकर डर जाता है। तभी वांग जी पूछता है तुम कौन हो। न्यू हुसैन घबराते हुए कहता है हेलो मिस्टर लैन, मैं न्यू हुसैन विंग का फ्रेंड। वांग जी कहता है हाँ बताओ यहाँ कैसे आना हुआ। न्यू हुसैन कहता है सर वो विंग ने, और वो कांपते हुए बताने की कोशिश कर ही रहा था। तभी ऊपर से विंग आवाज़ देता है न्यू हुसैन कहता है विंग गुड मॉर्निंग। विंग कहता है गुड मॉर्निंग न्यू हुसैन, आओ ऊपर आओ। न्यू हुसैन कहता है हाँ अभी आया। अब न्यू हुसैन वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी कहता है जाओ विंग तुम्हें बुला रहा है ना। इतना सुनते ही न्यू हुसैन वांग जी के सामने सिर झुकाता है और ऊपर चला जाता है। अब न्यू हुसैन जैसे ही विंग के कमरे में आता है, वो तो विंग का कमरा देखकर शौक और कहता है वाओ विंग, ये तुम्हारा रूम है, बहुत ब्यूटीफुल रूम है। विंग कहता है हाँ अब ये छोड़ और ये बता तू मेरे कपड़े लाया। न्यू हुसैन कहता है हाँ ये ले। अब विंग अपना बैग लेता है और अपने बेड कपड़े निकालता है। तभी न्यू हुसैन कहता है विंग इतना बड़ा घर है और तेरे पास कपड़े नहीं थे पहनने के लिए। विंग कहता है हाँ है ना। न्यू हुसैन कहता है कहाँ। विंग कहता है उस अलमारी में। न्यू हुसैन कहता है क्यों, क्या ये कपड़े तेरी पसंद के नहीं थे। विंग कहता है नहीं। न्यू हुसैन कहता है क्या मैं देखूं, आखिर तुम्हारे हस्बैंड ने कैसे कपड़े खरीदे थे। विंग कहता है हाँ देख ले। और अब न्यू हुसैन जैसे ही विंग की अलमारी खोलता है तो देखता है वांग जी ने विंग के लिए सारे एक्सपेंसिव क्लोथ खरीद के रखे थे, वो भी ब्रांडेड और हर टाइप के। न्यू हुसैन देखते हुए कहता है विंग ये तो सारे ब्रांडेड कपड़े हैं। विंग कहता है हाँ तो। न्यू हुसैन कहता है तो फिर तू इन्हें क्यों पहन रहा है। विंग कहता है क्योंकि ना मुझे इन ब्रांडेड कपड़ों में इंटरेस्ट है और ना ही उस लैन वांग जी में, इसलिए खैर तू बैठ, मैं अभी चेंज करके आया। और हाँ प्लीज़ ये अलमारी बंद कर दे। न्यू हुसैन कहता है ओके विंग। अब न्यू हुसैन तो अलमारी बंद करता है और विंग के उस कमरे को देखने लगता है। तभी कुछ देर बाद विंग रेडी होकर आता है और फिर न्यू हुसैन से कहता है चल हम कॉलेज के लिए देर हो रही है। न्यू हुसैन कहता है हाँ चलो। और अब वांग जी विंग को उसके पुराने कपड़ों में देख के कहता है विंग क्या हुआ, क्या तुम्हें वो कपड़े पसंद नहीं आए। विंग कहता है नहीं, और फिर वो जाने लगता है। तभी वांग जी विंग से कहता है कॉलेज जा रहे हो। विंग गुस्से में कहता है हाँ क्यों। वांग जी कहता है कुछ नहीं, और उसके पास आकर कुछ कहने ही वाला था। तभी न्यू हुसैन कहता है विंग मैं बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। इतना कहकर न्यू हुसैन वहाँ से चला जाता है। और अब वांग जी विंग के पास आकर विंग से कहता है तुम कॉलेज जा रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, मगर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस बारे में मुझे बताना चाहिए था। मैं कौन सा तुम्हें मना करने वाला था। और अब वांग जी विंग के फोरहेड पर किस करने वाला था। तभी विंग पीछे हट जाता है और वांग जी से कहता है प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। वांग जी कहता है ओके, वैसे क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुम कॉलेज किसके साथ जा रहे हो। विंग कहता है न्यू हुसैन के बाइक। किससे जा रहे हो। विंग कहता है न्यू हुसैन के बाइक से, क्या उसमें भी प्रॉब्लम है। वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं तो सोच रहा था कि तुम अपनी गाड़ी ले जाओ। जो सुनकर विंग कहता है एक्सक्यूज़ मी मिस्टर लैन वांग जी, मैं आपको साफ साफ कुछ कहना चाहता हूँ। भले ही आपने मुझसे फोर्सफुली मैरिज की हो,
मगर मैं आपको अपना हस्बैंड नहीं समझता, और रहा आपके इन ब्रांडेड क्लॉथ का, एक्सपेंसिव एक्सेसरीज़ का, तो मुझे इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, प्लीज़ आगे से मुझसे बात करने का या मुझे टच करने के बारे में सोचिएगा भी मत, समझे। और हाँ, जैसे मैं अभी तक जीते आ रहा हूँ ना, वैसे ही जीऊँगा। अब आपको अच्छा लगे तो ठीक है, वरना मुझे डिवोर्स दे दीजिए। डिवोर्स शब्द सुनकर वांग जी कहता है, विंग, आज तुम्हारी जुबान पर डिवोर्स शब्द आ गया। आइंदा से ध्यान रखना, ये शब्द दोबारा तुम्हारे मुंह में नहीं आना चाहिए। भले ही मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती मैरिज की हो, मगर वो इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू विंग। विंग विंग कहता है, बट आई हेट यू मिस्टर लैन वांग जी, आई हेट यू एंड यू आर बीस्ट। इतना कहकर विंग घर से बाहर निकल जाता है। इधर वांग जी अपने मन में कहता है, विंग, मैं तुम्हारे हेट को बहुत जल्द लव में बदल दूंगा, देख लेना। और तुम खुद एक दिन मेरे पास आकर मुझे आई लव यू कहोगे, देख लेना विंग। और हाँ, जाते जाते जो तुमने ये बीस्ट कहा ना, तो वो तुम्हें एक दिन पता चल ही जाएगा कि हाँ, बीस्ट तो मैं हूँ। और ये कहते हुए उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। और अब वांग जी भी रेडी होकर अपने ऑफिस जाता है। और अब वो ऑफिस पहुंचकर पहले हान से कहता है कि उसे जिंसी में मेड की ज़रूरत है और साथ ही कुछ सर्वेंट की, तो उसके लिए तुम किसी से बात करो। हान कहता है, जी सर। और अब हान वांग जी से कहता है, सर एक बात और, आपने विंग सर से शादी करने के लिए इतना बड़ा कांड तो करवा दिया है, मगर अब विंग सर की फैमिली का क्या होगा? मेरा मतलब वो सरवाइव कैसे करेंगे? वांग जी कहता है, कोई बात नहीं, उन्हें उन इनकम टैक्स वालों की तरफ से एक अपोलोजाइज लेटर और साथ ही 2 करोड़ का जुर्माना भेज दो, ताकि वो फिर से अपना बिजनेस स्टेबल कर सके। हान कहता है, ओके सर। और अब वांग जी अपना वर्क करने लगता है। तभी ऑफिस में शुयान आता है और वो वांग जी से कहता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तभी वांग जी कहता है, शुयान, तुम्हें कब से परमिशन की ज़रूरत पड़ गई? शुयान कहता है, अरे यार, पहले तो सिंगल था इसलिए मैं बेझिझक आ जा सकता था, मगर अब तो मैरिड पर्सन हो गया है इसलिए आदत डाल रहा हूँ, ताकि आगे भविष्य में मैं कभी तुझे डिस्टर्ब ना कर सकूँ। और वैसे भी बता, कल सब ठीक था ना? वांग जी कहता है, हाँ। कहाँ यार, इतनी जल्दी विंग मानने वाला थोड़ी ना है। शुयान कहता है, हाँ खैर, तूने कांड भी तो बहुत बड़ा किया था, तो गुस्सा होना तो बनता है। वैसे फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। वांग जी कहता है, हाँ यही सोच के दिल को तसल्ली दे रहा हूँ। वैसे ये सब छोड़, तू बता, क्या कुछ ज़रूरी काम है? शुयान कहता है, नहीं यार, वैसे मुझे तुम्हारे पास आने के लिए काम की ज़रूरत है। वांग जी कहता है, नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। तभी शुयान कहता है, वैसे मैं यहाँ काम से ही आया था। वांग जी कहता है, हाँ बोल। शुयान कहता है, तुम्हारी वो जो ज़मीन है ना, उसे कोई बेन रोहन नाम का पर्सन खरीदना चाहता है। वांग जी कहता है, क्यों? वो तो जंगलों के बीच एक आइलैंड पर है। शुयान कहता है, हाँ, पहले तो मुझे भी कुछ अजीब लगा, इसलिए मैंने अपने तरीके से छानबीन करवाई, जिसमें उसका अभी तक का रिपोर्ट तो क्लियर लग रहा है। दरअसल वो लंदन में बिजनेस कर रहा था, मगर अब वो ओल्ड हो चुके हैं और उनके 3 बच्चे हैं। वेन जूलियो जो लगभग 25 साल का है, उसकी बेटी वेन लिंग जाओ और तीसरा बेटा वेन चाओ जो अभी 19-20 साल का है। वो लोग अपना बिजनेस लंदन से यहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं और ख़ुद भी यही शिफ्ट होना चाहते हैं। वैसे साफ़ सुथरी फैमिली लग रही है। वांग जी कहता है, वैसे वो लैंड हमारे पास ऐसी ही पड़ी है, चलो देखते हैं, तुम मीटिंग फिक्स करवाओ। शुयान कहता है, ओके बॉस, तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ और बहुत जल्द मीटिंग फिक्स करवाता हूँ। वांग जी कहता है, ओके। अब हम विंग को देखते हैं, जो कॉलेज तो गया था, मगर आज पहले जैसे कुछ भी नहीं था। वो कॉलेज जाकर बस आज शांत बैठा था और सोच रहा था कि आखिर एक लड़के ने उससे शादी क्यों की, क्या लैन वांग जी कहीं गए तो नहीं है। तभी न्यूसेन विंग के पास आते हुए कहता है, विंग क्या हुआ, तू आज कुछ उदास लग रहा है। तभी वेनिंग पूछता है, वैसे लैन वांग जी ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? विंग कहता है, नहीं यार, ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ, और वैसे भी एक मैन के साथ छी वो जब कैसे कर सकता है यार। तभी न्यूसेन कहता है, क्यों नहीं कर सकता, गे कपल नहीं करते हैं क्या? विंग कहता है, उनकी बात अलग है यार, वो दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग रखते हैं, मगर हमारे केस में ऐसा नहीं है। हमारे केस में केवल वो लैन वांग जी ही मेरे लिए फीलिंग रखता है, मैं नहीं। तभी न्यूसेन पूछता है, वैसे लैन वांग जी ने तुमसे मैरिज की, इसका मतलब तो ये है कि वो एक गे है, मगर वो टॉप है या बॉटम, वो पता करना होगा। विंग कहता है, न्यूसेन क्या बकवास कर रहा है,
कि टॉप है या बॉटम, वैसे भी वो लैन वांग जी हो सकता है गे, मगर मैं नहीं हूँ। न्यूसेन कहता है तुम्हें कैसे पता है, क्योंकि आज तक तूने किसी को डेट किया है। विंग शॉक होकर कहता है डेट? कैसी डेट? और वैसे भी हमारी उम्र थोड़ी है डेट करने की। अरे यार, पहले पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो जाए, उसके बाद डेट वगैरह के बारे में सोचेंगे। न्यूसेन कहता है वो तो ठीक है विंग, मगर तूने तो आज तक किसी लड़की से भी बात नहीं की। विंग कहता है हाँ तो, क्योंकि मुझे आज तक कोई ऐसा मिला ही नहीं जिसे देखकर दिल में कुछ कुछ हो। और वैसे भी गाइस सॉरी, मैंने सोचा था कि इसे वन शॉट में कंप्लीट कर दूं, मगर नहीं हो पाया और ना ही बता पाऊंगी कि ये स्टोरी कितनी लंबी होगी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरी स्टोरी को एंजॉय करिए। थैंक यू, बाय बाय।